स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज आप सभी का इकोनॉमिक्स का बोर्ड परीक्षा और आज आपका जो लास्ट बोर्ड परीक्षा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं जेक का एकदम ऑफिशियल इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि वायरल प्रश्न पत्र के रूप में है, ठीक है। और आज आप 29 फरवरी के एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाएंगे तो, ठीक है। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज आपको दोस्तों एकदम एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वीडियो को शुरू करते एक एक प्रश्न को आराम से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते एक एक प्रश्न को देखिए अगर एग्जाम में तहलका मचाना है तो, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है, और फिर से बोले जेक का खुद का ऑफिशियल प्रश्न पत्र है, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन नहीं है, ठीक, कौन सी नहीं है। प्रश्नावली की एक विशेषता कौन नहीं होगा आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये विशेषता नहीं है। अगर जब उत्तर का संकेत नहीं मिलेगा तो आप उत्तर कैसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का है दोस्तों, संख्यायिकी का जनक कौन है, ठीक है। संख्यायिकी के जनक कौन है, और ये आपका दोनों प्रश्न एग्जाम जो है आर्ट्स का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पूछ चुका है, ठीक है। संख्यायिकी का पूछ दिया और अर्थशास्त्र दोनों का पूछ दिया, तो आप इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। तो 2 नंबर का था संख्यायिकी के जनक कौन है, तो यहाँ पर याद रखिए गॉडफ्रेड, ठीक है, गॉडफ्रेड एकेनवाल जो कि संख्यायिकी के जनक है। और अर्थशास्त्र का पूछे तो अर्थशास्त्र का याद रखिए एडम स्मिथ, ठीक है। अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ, संख्यायिकी का गॉडफ्राइड एकेनवाल, ठीक है। 3 नंबर दोस्तों कहता है, अशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का देन है, ठीक है। कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ए मैन इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ, दिस स्टेटमेंट ऑफ ए वुज इकोनॉमिस्ट। ये किसका कथन था दोस्तों, कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, तो ये आपका पीसी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर का था, मुकोत्तर प्रश्न के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मुकोत्तर यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू रिकॉर्डिंग ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन से पूरा एकदम एंड तक एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही व्याख्या करना कठिन, ठीक है, डिफिकल्ट टू कठिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 का ए, ठीक है। 5 नंबर, प्रास क्या होता है, तो प्रास हमेशा याद रखिए अगर कोई आपको संख्या दिया जाए, मान के चलिए आपको जो संख्या हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया 2 हो गया, मान के चलिए 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से दिए हैं। अगर आपसे प्रास निकालना पूछे तो आप कैसे निकालिएगा, तो प्रास इसका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो भी सबसे बड़का नंबर है, ठीक है, जैसे 12 बड़ा है सबसे ज़्यादा और 2 छोटा है, तो 2 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 में से 2 चल गया, 10 हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोग कहें कि अगर हम लोग कहें कि बड़का में से छोटका को माइनस किया, यानी कि अधिकतम में से हम लोग न्यूनतम को प्रेक्षण को माइनस कर दिया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम प्रश्नों के बीच के अंतर को हम लोग जो प्रास कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, रेंज बराबर होता है एल माइनस ए, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिलाएं 2 वर्गों में विभाजित कर निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है, ठीक है। 2 वर्गों में अगर विभाजित कर वर्गीकृत कर क्लासिफिकेशन करा तो आपका गुणात्मक का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर कहता है किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। अगर कोई सारणी उसमें पंक्ति शीर्षक अगर दिया जाए, हाउ व्हाट वाज द रो, ठीक है, हेडिंग इन द टेबल कॉल्ड, तो उसको हम लोग स्टब्स कहेंगे, यानी अवशीर्ष कहेंगे, ठीक है। 8 नंबर दोस्तों एक प्यारा सा प्रश्न है कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो जो भी आयत चित्र है दोस्तों याद रखिए सतत चर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर, सभी प्रेक्षणाओं के मूल्यों के योग को प्रेक्षणाओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या होगा। आपके पास यदि यदि दोस्तों आपके पास, ठीक है, क्या बोलता है कि सभी प्रेक्षणाओं को मान के चलिए कि सभी प्रेक्षणाएं आपका योग जो दिया गया है, ठीक है, जैसे कि सिग्मा एक्स आपका दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सभी प्रेक्षणाओं का योग, ठीक है। और हम लोग प्रेक्षणाओं की संख्या यानी कि एन से हम लोग भाग दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा क्या मिलेगा, तो हम लोग को एक्स का माथा डैश यानी कि एक्स डैश, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, तो ये हमको मिल सकता है क्या, समांतर माध्य मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, समांतर माध्य मिलेगा। चलिए 10 नंबर कहता है निम्न में से किस औसत की गणना के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है।
तो जब भी आप माध्यिका निकालिएगा, ठीक है, तो आप 10th में 9th में पढ़ चुके हैं कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को जो है हम लोग संग्रहित करते हैं, क्या करते हैं, तो छोटा से बड़ा क्रम में ले जाते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ले जाते हैं, छोटा से एकदम बड़ा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटेगा। 4 बोल दिया पहले, तो मारिए ना चतुर किसका, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए 12 नंबर कहता मानक विचलन के सापेक्ष को मापा, मानक विचलन के सापेक्ष को, ठीक है, सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है, तो मानव विचलन पूछा, तो मानव विचलन से हमेशा याद रखिए मानक विचलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रास गुणांक, विचलन गुणांक और विचलन गुणांक, ठीक है। विचलन विचलन अलग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 13 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष को मान लिया जाता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर माध्य विचलन, ठीक है। माध्य विचलन का गणना प्रेक्षण के औसत से विचलनों के निरपेक्ष माध्य से लिया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो 14 नंबर यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है, ठीक है। कहता है कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन, ठीक है, 16 है, समांतर माध्य 50 है, तो विचलन गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न है, तो एक आपका न्यूमेरिकल होता है कि विचलन गुणांक माने जो गुणांक का सूत्र होता है, विचलन गुणांक का क्या होता है, तो विचलन गुणांक का सूत्र होता है मानक विचलन, ठीक है। इसका हम आधे लिख रहे हैं, विचलन यहाँ हो जाएगा, ठीक है, मानक विचलन बट्टे में समांतर माध्य होता है, ठीक है, समांतर आपका हो जाएगा माध्य हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से माध्य, ठीक है, इस प्रकार से होता है। और गुणे में आपका कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। अब देखिए मानक विचलन कितना है, तो मानक विचलन आपका 16 है, तो 16 दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बट्टे में समांतर माध्य कितना, तो 50 है, 50 दे दीजिए, गुना कर दीजिए कितना से, 100 से, ठीक है। काट दीजिए 50 दूना का 100, 16 दूना का हो जाता है 32, ठीक है। तो 32% इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका दिख रहा है, डी ऑप्शन इसका, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 15 नंबर सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संज्ञात्मक रूप है, तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर रेखीय सहसंबंध लीनियर कोरेक्शन, ठीक है, कोरिएशन। तो इस प्रकार से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। सहसंबंध पूछे संज्ञात्मकता, इस दो अगर दिया जाए चार तो उसको कहिएगा रेखिक सहसंबंध होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर यदि दो चरों के बीच का सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, अगर धनात्मक है तो मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो प्लस का हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है, तो कोटि सहसंबंध का जो विकास का श्रेय है, ठीक है, ये आपका स्पीयरमैन को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर। तो निम्न में से कौन सा सूचकांक, ठीक है, खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, संवेदनीय सूचकांक, ठीक है, थोक कीमत सूचकांक या फिर आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सूचकांक दर खुदरा कीमत बोले तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 19 लेस्पियर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। लेस्पियर का पहले सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो लेस्पियर का जो सूत्र है वो दिया था सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा, ठीक है, P0 Q0, ठीक है, इस प्रकार से दिया था। तो इसमें भार जो पूछा, ठीक है, भार उसका प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि Q0 ये किसके लिए है, तो Q0 अवधि आधार अवधि की मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर, ठीक है। 20 नंबर दोस्तों कहता है मधु के सापेक्षिक महत्व को बढ़ाने वाले, ठीक है, सूचकांक को क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पर सरल सामूहिक सूचकांक, सरल मूलानुपात सूचकांक, भार सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के किससे संबंधित है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र पूछे तो एग्रीकल्चर से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 22 योजना आयोग का गठन किस वर्ष लागू हुआ, तो योजना आयोग से हमेशा याद रखिए ये आपका 1950 में लागू हुआ, तो 1950 में, ठीक है, ये आपका गठन हुआ और लागू जो हुआ तो आपका 1951 में लागू हो गया था, ठीक है, 1951 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950। 23 नंबर का भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो अंतिम पंचवर्षीय जो आपका 2012 से 2017 वाला था, ठीक है, जो कि आपका 12वें पंचवर्षीय योजना में आता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 में भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ, तो नई आर्थिक नीति हमसे याद रखिए 1951 में शुरुआत हुआ, ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है। चलिए 24 विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है, तो विनिवेश का मतलब ही होता है आप सभी का वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, अनुकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। 26 नंबर विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कौन से वर्ष हुआ था, WTO आपको पता है कि 1995 में हुआ था, ठीक, 1995 ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
27 ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या? तो गांव वाला जो भी जितना भी लोग है वो आपको कृषि पे आधारित रहता है, नहीं एग्रीकल्चर पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है कपास का, जो कि यहाँ पर गुजरात में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा वहीं पाया जाता है। चलिए 29 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो ये आपका 2005 में पारित हुआ था महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी नियम, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं। ठीक है, और ये आपका 100 दिनों के लिए लागू हुआ था, 200 जिलों में लागू हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 205। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? देखिए इंजीनियर रहेगा तो मानव पूंजी है, डॉक्टर भी मानव पूंजी है, शिक्षा भी है, लेकिन कंप्यूटर या आपका मशीन चीज ये मानव पूंजी ना थोड़ी ना है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 मानव विकास है, मानव विकास क्या हो जाए? तो मानव विकास हमेशा याद रखिएगा साध्य साधन और साध्य दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 ज्ञान आधारित, ठीक है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में रूपांतरित होने के लिए निम्न से कौन सा कारण उत्तरदायित्व है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप सभी से 33 में बोलता है कि आधारित संरचना के अंतर्गत आता, तो आधारित संरचना के अंतर्गत कौन आएगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिजली, सिंचाई, सड़क का निर्माण, इन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका 34 में कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो क्षेत्रीय से याद रखिए गांव वाला जो आपका 1975 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्टैब्लिश्ड हुआ था 1975 में। 35 नंबर ग्रामीण श्रम बल के अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है? तो श्रम बल चलना, अगर गांव का जो श्रम बल होता है, ठीक है, प्रोपोजन होता है, वो आपका शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होगा? तो 35 का आपको पता है कि आपका अधिक होगा। ठीक है, गाँव वाला ताकत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 36 में कहता है ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाता है? तो दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। ठीक है, जो कि ईंट का काम करता है। ठीक है, 37 इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर माने जो अभी हाल फिलहाल में आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, वो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ताप बिजली, कोयला, पन बिजली, ये आपका परंपरागत स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, चलिए 38 नंबर में से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? स्वास्थ्य निर्धारण का सूचक कौन हो जाएगा? तो शिशु मृत्यु दर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 39 में कहता है जैविक खाद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो जैविक खाद को, ठीक है, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता। ठीक है, 40 अंतिम प्रश्न करता है सार्क का गठन हुआ, सार्क का गठन कब हुआ? तो ये आपका 8 दिसंबर 1985 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये रहा 240 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपका जो है किसका था? तो जे का खुद का ऑफिशियल क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो चला तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।